आज हम बाबा के गुरुकुल में बिपिन चंद्र द्वारा लिखित आधुनिक भारत के इतिहास के चैप्टर 7 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन को पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है। अगर आप पहले दो पार्ट को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे तुरंत कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी फायदा हो सके। तो शुरू करते हैं। श्रम संबंधी कानून। 19वीं सदी में आधुनिक कारखानों और बागानों के मजदूरों की हालात बहुत ही दयनीय थी। प्रतिदिन उनको 12 से 16 घंटों तक काम करना पड़ता था और आराम के लिए सप्ताह में एक दिन की छुट्टी भी न मिलती थी। स्त्रियों और बच्चों को भी पुरुषों की जितना ही काम करना पड़ता था। मजदूरी बहुत कम, प्रति माह 4 से 20 रुपये तक थी। कारखाने लोगों से भरे होते थे, उनमें प्रकाश और हवा की कमी होती थी और वे बेहद गंदे होते। मशीनों पर काम करना खतरे से भरा था और आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती थीं। यूं तो भारत सरकार पूंजीवादियों की समर्थक थी, फिर भी उसे आधुनिक कारखानों की बुरी स्थिति के प्रभावों को कम करने के लिए आधे मन से कुछ कदम उठाने पड़े जो एकदम अपर्याप्त थे। इन कारखानों में से अनेक भारतीयों के थे। इस बारे में सरकार मानवीय भावनाओं से अंशतः ही प्रेरित हुई। ब्रिटेन के उद्योगपति फैक्ट्री कानून बनाने के लिए सरकार पर लगातार दबाव डाल रहे थे। उन्हें डर था कि भारत में मजदूरी कम होने के कारण भारतीय उद्योगपति भारतीय बाजार में उन्हें जल्द ही प्रतियोगिता में पीट देंगे। पहला इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 में बनाया गया। यह कानून मुख्यतः बाल श्रम से संबंधित था। इसमें कहा गया था कि 7 वर्ष से कम के बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जाएगा और 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों से प्रतिदिन 9 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा। बच्चों को महीने में 4 छुट्टियां भी मिलेंगी। इस कानून में खतरनाक मशीनों को अच्छी तरह अलग थलग रखने की व्यवस्था थी। दूसरा इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1891 में बनाया गया। इसमें सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था थी। स्त्रियों के लिए प्रतिदिन काम के 11 घंटे निश्चित किए गए तथा बच्चों के लिए काम का समय घटाकर 7 घंटे कर दिया गया। मगर पुरुषों के काम के घंटों के लिए अभी भी कोई सीमा नहीं तय की गई। चाय और कॉफ़ी के जिन बागानों के मालिक अंग्रेज थे, उन पर इन दोनों में से कोई भी कानून लागू नहीं किया गया। उल्टे विदेशी बागान मालिकों को मजदूरों का अत्यधिक निर्मम शोषण करने में सरकार ने हर तरह की सहायता दी। अधिकांश चाय बागान असम में स्थित थे, जिसकी आबादी बहुत कम थी और जहां जलवायु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी। इसलिए बागानों पर काम करने के लिए बाहर से मजदूर लाने पड़ते थे। मगर बाहरी मजदूरों को बागानों के मालिक अच्छा वेतन देकर नहीं लाते थे। इसके बजाय धोखाधड़ी करके और बलपूर्वक उन्हें भर्ती किया जाता और बागानों पर उन्हें लगभग गुलामों की तरह रखा जाता। भारत सरकार ने इन बागान मालिकों की पूरी सहायता की तथा उनकी सहायता के लिए 1863, 1865, 1870, 1873 और 1882 में दंड कानून बनाए। कोई मजदूर किसी बागान पर जाकर काम करने के समझौते पर दस्तखत करने के बाद काम करने से इनकार नहीं कर सकता था। मजदूर द्वारा समझौते का कोई भी उल्लंघन एक दंडनीय अपराध था। बाग के मालिक को उसे गिरफ्तार करने तक का अधिकार था। फिर भी उभरते हुए ट्रेड यूनियन आंदोलन के दबाव में 20वीं सदी में कुछ बेहतर श्रम कानून बने। फिर भी भारतीय मजदूर वर्ग की हालत अत्यंत दयनीय बनी रही। औसत मजदूर को पूरा भोजन वस्त्र भी नहीं मिलता था। ब्रिटिश शासन में भारतीय मजदूरों की हालत का वर्णन जर्मनी के प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार प्रोफेसर यूगेर्न पुत्सिंस्की ने 1938 में
इन शब्दों में लिखा था, आधा पेट खाकर रहने वाला, जानवरों की तरह प्रकाश, हवा और पानी से रहित घरों में रहने वाला भारतीय औद्योगिक मजदूर औद्योगिक पूंजीवाद की पूरी दुनिया में सबसे अधिक शोषित मजदूरों में से है। अब हम प्रेस पर प्रतिबंध को पढ़ेंगे। भारत में छापे खाने की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी और इस तरह एक आधुनिक प्रेस की बुनियाद उन्होंने डाली थी। शिक्षित भारतीयों ने जल्दी ही समझ लिया कि जनमत को शिक्षित करने तथा आलोचना और निंदा के द्वारा सरकार की नीतियों को प्रभावित करने में प्रेस की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। समाचार पत्र आरंभ करने तथा उन्हें एक सशक्त राजनीतिक साधन बनाने में राम मोहन रॉय, विद्यासागर, दादा भाई नौरोजी, जस्टिन रानाडे, सी करझनकर मेनन, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और दूसरे भारतीयों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रेस धीरे धीरे राष्ट्रवादी आंदोलन का एक प्रमुख अस्त्र बन गया। चार्ल्स मेटकॉफ ने 1835 में भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया था। इस कदम का शिक्षित भारतीयों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया था, लेकिन राष्ट्रवादी धीरे धीरे प्रेस का इस्तेमाल जनता में राष्ट्रवादी चेतना जगाने के लिए और सरकार की प्रतिक्रियावादी नीतियों की कड़ी आलोचना करने के लिए करने लगे। इससे अधिकारी भारतीय प्रेस के विरोधी हो गए और उसकी आज़ादी को कम करने का उन्होंने फैसला किया। इसके लिए 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया गया। इस कानून ने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की आज़ादी पर कड़ी बंदिशें लगाई। भारतीय राष्ट्रवादी जनमत तब तक जागरूक हो चुका था और उसने इस कानून के बनाए जाने का जोरदार विरोध किया। इस विरोध का तत्कालिक प्रभाव पड़ा और इस कानून को 1882 में रद्द कर दिया गया। इसके बाद लगभग 25 वर्षों तक भारतीय प्रेस को पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त रही, लेकिन 1905 में जुझारू स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के बाद 1908 में और 1910 में कड़े प्रेस कानून फिर बनाए गए। अब हम जातीय शत्रुता को पढ़ेंगे। भारतीयों पर हुकूमत बनाए रखने के लिए उनसे सामाजिक दूरी बनाए रखना आवश्यक है। यह मानकर अंग्रेज हमेशा भारतीयों से कटे रहे थे। वे स्वयं को जातीय दृष्टि से श्रेष्ठ भी मानते थे। 1857 के विद्रोह ने तथा विद्रोह के दौरान दोनों पक्षों द्वारा किए गए अत्याचारों ने भारतीयों और अंग्रेजों के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया। अब अंग्रेज खुलकर जातीय दंभ दिखाने लगे। केवल यूरोपियों के लिए आरक्षित रेलों के डिब्बे, रेलवे स्टेशनों के प्रतीक्षालय, पार्क, होटल, स्विमिंग पूल, क्लब्स आदि इस नस्लवाद के स्पष्ट उदाहरण थे। इससे भारतीय स्वयं को अपमानित महसूस करते रहे। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, हम भारतीयों को नस्लवाद के सभी रूपों का ज्ञान ब्रिटिश शासन के आरंभ काल से ही रहा है। इस शासन की पूरी विचारधारा भद्रजन और स्वामी जात की रही है और सरकार का पूरा ढांचा इसी विचारधारा पर आधारित रहा है। बल्कि स्वामी जाति का विचार साम्राज्यवाद में ही निहित है। इस बारे में कोई दुराव छिपाव नहीं था तथा शक्ति संपन्न लोग खुलकर इसकी घोषणा करते थे। शब्दों से भी कहीं अधिक प्रभावी यह व्यवहार था जो इन शब्दों के साथ जुड़ा होता था और पीढ़ी दर पीढ़ी, साल दर साल एक राष्ट्र के रूप में भारत को और व्यक्तिगत रूप से भारतीयों को अपमान, घृणा और अपमानजनक व्यवहार का शिकार बनाया जाता रहा। हमसे कहा जाता कि अंग्रेज एक शासक जाति है और उन्हें हम पर शासन करने तथा हमें बंधन में रखने का ईश्वर प्रदत्त अधिकार है और अगर हम विरोध करते तो हमें शासक जाति के सिंह समान गुणों की याद दिला दी जाती थी। अब हम विदेश नीति को पढ़ेंगे। ब्रिटिश शासन में
पड़ोसियों के साथ भारत के संबंध एक नए आधार पर विकसित हुए। इसके दो कारण थे: संचार के आधुनिक साधनों के विकास तथा देश के राजनीतिक और प्रशासकीय सुदृढ़ कारण ने भारत सरकार को प्रेरित किया कि वह देश की प्राकृतिक भौगोलिक सीमाओं तक अपना विस्तार करे। यह सुरक्षा और आंतरिक दृढ़ता दोनों के लिए आवश्यक था। इसके फलस्वरूप सीमाओं पर अनिवार्य रूप से कुछ टकराव हुए। दुर्भाग्य से भारत सरकार प्राकृतिक और परंपरागत सीमाओं के बाहर भी कभी-कभी चली जाती थी। दूसरा और नया कारण भारत सरकार का विदेशी चरित्र था। एक स्वतंत्र देश की विदेश नीति विदेशियों द्वारा शासित किए देश की विदेश नीति से मूलतः भिन्न होती है। एक स्वतंत्र देश की विदेश नीति उसकी जनता की आवश्यकताओं और हितों पर आधारित होती है, जबकि एक पराधीन देश की विदेश नीति शासक देश के हितों की पूर्ति करती है। भारत के मामले में सरकार ने जिस विदेशी नीति को अपनाया उसका संचालन लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार करती थी। एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार के दो प्रमुख लक्ष्य थे: अपने बहुमूल्य भारतीय साम्राज्य की रक्षा करना और एशिया तथा अफ्रीका में ब्रिटेन के व्यापार और अन्य आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना। इन दो लक्ष्यों के कारण अंग्रेजों ने भारत की प्राकृतिक सीमाओं से बाहर भी अपना प्रसार किया और नए इलाके जीते। इसके अलावा इन लक्ष्यों के कारण ब्रिटिश सरकार का यूरोप के दूसरे साम्राज्यवादी राष्ट्रों से टकराव भी हुआ, क्योंकि ये राष्ट्र भी एशिया और अफ्रीका में अपने इलाके बढ़ाना और व्यापार फैलाना चाहते थे। भारतीय साम्राज्य की रक्षा करने, ब्रिटेन के आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने तथा दूसरे यूरोपीय शक्तियों को भारत से दूर रखने की धुन में भारत की ब्रिटिश सरकार ने अक्सर भारत के पड़ोसी देशों पर आक्रमण किए। दूसरे शब्दों में, ब्रिटिश शासन के दिनों में पड़ोसियों के साथ भारत के संबंध अंततः ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आवश्यकताओं से निर्धारित होते थे। लेकिन भारत की विदेश नीति ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आवश्यकता पूरी तो करती थी, पर उसे लागू करने का खर्च भारत को बर्दाश्त करना पड़ता था। ब्रिटिश हितों की पूर्ति के लिए भारत को अपने पड़ोसियों के साथ अनेक युद्ध करने पड़े। उसके भारी खर्च पूरे करने के लिए भारतीयों को कर चुकाने पड़े थे। अब हम नेपाल के साथ युद्ध 1814 को पढ़ेंगे। भारतीय साम्राज्य को उसकी प्राकृतिक भौगोलिक सीमा तक फैलाने की अंग्रेजों की धुन के साथ पहले उनका उत्तर में स्थित नेपाल से टकराव हुआ। अक्टूबर 1814 में दोनों देशों की सीमा पुलिस के बीच झड़प हुई, जिससे खुला युद्ध आरंभ हो गया। सैनिक शक्ति, धन और सामग्री सभी दृष्टियों से अंग्रेज नेपालियों से श्रेष्ठ थे। अंत में नेपाल सरकार को ब्रिटेन की शर्तों पर शांति की बातचीत करनी पड़ी। उसे अपने यहाँ एक ब्रिटिश रेजिडेंस रखना पड़ा। उसे गढ़वाल तथा कुमाऊं के जिले छोड़ने पड़े तथा तराई के क्षेत्रों पर भी अपना दावा त्यागना पड़ा। उसे सिक्किम से भी हटना पड़ा। इस समझौते से अंग्रेजों को अनेक लाभ हुए। उनका भारतीय साम्राज्य अब हिमालय तक फैल गया। मध्य एशिया के साथ व्यापार में उन्हें अब अधिक सुविधा हो गई। उन्हें हिल स्टेशन बनाने के लिए शिमला, मसूरी, नैनीताल जैसे महत्वपूर्ण स्थान भी मिल गए। इसके अलावा भारी संख्या में ब्रिटिश भारत की सेना में शामिल होकर गोरखों ने उनकी शक्ति और बढ़ा दी। अब हम बर्मा पर विजय को पढ़ेंगे। 19वीं सदी में 3 बार स्वतंत्र बर्मा से युद्ध करके अंततः उस पर कब्जा कर लिया। बर्मा और ब्रिटिश भारत का टकराव सीमा संबंधी झड़पों से आरंभ हुआ। उसे प्रसारवादी आकांक्षाओं ने और उकसाया। बर्मा के जंगल संबंधी संसाधनों पर ब्रिटिश व्यापारियों की लालच भरी निगाहें बहुत पहले से गड़ी थी और वह उसकी जनता को भी अपने कारखानों के माल निर्यात करने के लिए बेचैन थे। ब्रिटिश अधिकारी भी बर्मा तथा शेष दक्षिण पूर्व एशिया में फ्रांसीसियों की व्यापारिक और राजनीतिक प्रभाव को बढ़ने से रोकना चाहते थे। 18वीं सदी में जब बर्मा और ब्रिटिश भारत अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे तो दोनों की सीमाएं आ मिली।
सदियों की अंदरूनी कलह के बाद बर्मा में सम्राट अलोंगपाय ने 1752 से 1760 में एकता स्थापित करने में सफलता पाई थी। इरावती नदी के तट पर स्थित अवा में शासन कर रहे उसके उत्तराधिकारी बोदाओ पाय ने बार बार सियाम पर आक्रमण किया, अनेक चीनी हमलों को नाकाम बनाया। 1885 में अराकान और 1813 में मणिपुर के सीमावर्ती राज्यों पर अधिकार किया और इस प्रकार बर्मा की सीमा को ब्रिटिश भारत की सीमा तक फैला दिया। पश्चिम की ओर बढ़ना जारी रखते हुए उसने असम और ब्रह्मपुत्र घाटी के लिए एक खतरा पैदा कर दिया। अंततः 1822 में बर्मियों ने असम को जीत लिया। अराकान और असम पर बर्मा की विजय के बाद उसकी और बंगाल की अस्पष्ट सीमाओं पर लगातार झड़पों का एक युग आरंभ हो गया। 1824 में ब्रिटिश भारत के शासकों ने बर्मा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। आरंभ के कुछ समय तक हारते रहने के बाद ब्रिटिश सेनाओं ने अंततः असम, कछार, मणिपुर और अराकान से बर्मियों को बाहर कर दिया। मई 1824 में ब्रिटिश नौसेना ने समुद्र के रास्ते रंगूर पर अधिकार कर लिया और राजधानी अवा से 45 मील दूर तक पहुंच गए। यंदाबू की संधि के द्वारा फरवरी 1826 में शांति स्थापित हुई। बर्मा की सरकार ने लड़ाई के हर जाने के रूप में 1 करोड़ रुपए देने, अराकन और तनास रिम के समुद्र तटीय प्रांतों पर से अधिकार छोड़ने, असम, कछार और जयंतिया पर सारे दावे छोड़ देने, मणिपुर को स्वतंत्र राज्य स्वीकार करने, ब्रिटेन के साथ एक व्यापारिक संधि की बातचीत चलाने, अवा में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखने तथा कलकत्ता में एक बर्मा का दूत नियुक्त करने की शर्तें मान ली। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बर्मा को उसके अधिकांश समुद्र तट से वंचित कर दिया और भावी प्रसार के लिए बर्मा में अपनी जड़ें मजबूत कर ली। 1852 में जो दूसरा बर्मा युद्ध छिड़ा वह लगभग पूरी तरह ब्रिटेन के व्यापारिक लोभ का परिणाम था। लकड़ी का व्यापार करने वाली ब्रिटिश फर्मों ने अब तक ऊपरी बर्मा के जंगलों की इमारती लकड़ी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। इसके अलावा अंग्रेजों को लगा कि बर्मा की विशाल जनसंख्या ब्रिटेन के सूती कपड़ों और दूसरे औद्योगिक मालों की बिक्री के लिए एक बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध करा सकती है। अंग्रेज जो बर्मा के 2 तटीय प्रांतों पर पहले ही कब्जा जमाए बैठे थे, अब बाकी देश के व्यापारिक संबंधों पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाह रहे थे। वे यह भी चाहते थे कि शांति से हो या युद्ध से, वे अपने व्यापारिक प्रतियोगियों अर्थात फ्रांसीसियों या अमरीकियों के पैर जमाने से पहले बर्मापन अपनी पकड़ को मजबूत बना लें। अंग्रेजी सेना की एक बड़ी टुकड़ी अप्रैल 1852 को बर्मा रवाना कर दी गई। इस बार का युद्ध 1824 से 1826 के बीच युद्ध की अपेक्षा कम समय तक चला और अंग्रेजों की विजय भी बहुत निर्णायक रही। अंग्रेजों ने अब बर्मा के अकेले बचे तटीय प्रांत पेंगू को भी हड़प लिया। फिर भी दक्षिणी बर्मा पर प्रभावी नियंत्रण जमाने से पहले अंग्रेजों को 3 साल तक जनता की एक भयानक छापामार लड़ाई का सामना करना पड़ा। अब बर्मा के पूरे समुद्र तट पर और उसके पूरे समुद्री व्यापार पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो चुका था। इस लड़ाई को लड़ने की मुख्य जिम्मेदारी भारतीय सैनिकों को उठानी पड़ी और इसका खर्च भारतीय धन से पूरा किया गया। पेंगू के अधिग्रहण के बाद अनेक वर्षों तक बर्मा और ब्रिटेन के बीच शांति बनी रही। फिर भी अंग्रेज ऊपरी बर्मा में पैर फैलाने की कोशिश करते रहे। ब्रिटेन के व्यापारियों और उद्योगपतियों को खास लोभ इसका था कि बर्मा के रास्ते चीन से व्यापार संभव था।
वर्मा में फ्रांसीसियों का बढ़ता हुआ प्रभाव भी अंग्रेजों को जलन का शिकार बनाए हुए था। ब्रिटिश व्यापारियों को डर था कि कहीं उनके फ्रांसीसी और अमेरिकी प्रतिद्वंदी बर्मा के विशाल बाजार पर अधिकार न कर लें। अब ब्रिटेन में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने तथा रंगून में बैठे ब्रिटिश व्यापारियों ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला कि वह ऊपरी बर्मा पर फौरन कब्जा करे। ब्रिटिश सरकार स्वयं भी इसकी इच्छुक थी। 13 नवंबर 1885 को अंग्रेजों ने बर्मा पर हमला किया। 28 नवंबर 1885 को सम्राट थिबाऊ ने आत्मसमर्पण कर दिया तथा उसके राज्य को जल्दी ही भारतीय साम्राज्य में मिला लिया गया। वर्मा की विजय तो बहुत आसान रही, पर उस पर शासन करना इतना आसान नहीं रहा। देशभक्त सैनिकों और अधिकारियों ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। उन्होंने घने जंगलों में शरण ले ली और वहीं से एक व्यापक छापामार युद्ध करते रहे। दक्षिण बर्मा की जनता भी विद्रोह के लिए उठ खड़ी हुई। जन विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों को लगातार 5 वर्षों तक 40,000 सैनिकों का प्रयोग करना पड़ा। इस लड़ाई तथा इसके बाद विद्रोह को कुचलने का खर्च भी भारतीय खजाने से ही लिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बर्मा में आधुनिक प्रकार का एक जोरदार राष्ट्रवादी आंदोलन उठ खड़ा हुआ। ब्रिटिश माल और प्रशासन के बहिष्कार का एक व्यापक अभियान चला और होम रूल की मांग सामने रखी गई। बर्मा के राष्ट्रवादियों ने जल्द ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हाथ मिला लिया। बर्मा के स्वाधीनता संग्राम को कमजोर कर सकने की आशा में 1935 में अंग्रेजों ने बर्मा को भारत से अलग कर दिया। बर्मी राष्ट्रवादियों ने इस कदम का विरोध किया। बर्मा का राष्ट्रवादी आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उंग ओंग सांग के नेतृत्व में अपनी चरम सीमा पर जा पहुंचा। अंततः 4 फरवरी 1948 को बर्मा ने अपनी स्वाधीनता प्राप्त की। अब हम अफगानिस्तान के साथ संबंध को पढ़ेंगे। अफगानिस्तान के साथ संबंधों के स्थायी बनने से पहले भारत की ब्रिटिश सरकार के उससे 2 युद्ध हुए। ब्रिटिश दृष्टिकोण से अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण थी। रूस की ओर से संभावित सामरिक चुनौती का सामना करना तथा मध्य एशिया में ब्रिटेन के व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान भारत की सीमा के बाहर एक अगली चौकी का काम कर सकता था और कुछ नहीं तो वह 2 शत्रु शक्तियों के बीच एक सुविधाजनक तटस्थ देश ही हो सकता था। अंग्रेज अफगानिस्तान में रूस के प्रभाव को कमजोर बनाना और समाप्त करना तो चाहते थे, पर वे अफगानिस्तान को मजबूत बनते भी नहीं देखना चाहते थे। वे उसे एक कमजोर तथा बटा हुआ देश ही बनाए रखना चाहते थे ताकि आसानी से उसका नियंत्रण कर सकें। अंग्रेज अफगानिस्तान के स्वतंत्र शासक दोस्त मोहम्मद को हटाकर उसकी जगह किसी मित्र अर्थात पिट्ठू शासक को बिठाना चाहते थे। उनकी निगाह अब शाह शुजा पर पड़ी, जिससे 1809 में गद्दी छिन गई थी और जो लुधियाना में अंग्रेजों का पेंशनखोर बनकर रह रहा था। अंग्रेजों ने अफगानिस्तान की गद्दी के लिए उसी का समर्थन करने का निश्चय किया। अब उन्होंने बिना किसी कारण या बहाने के अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल देने तथा इस छोटे से पड़ोसी देश पर हमला करने का निश्चय किया। यह हमला फरवरी 1839 यानी 1839 में किया गया। अधिकांश अफगान कबीलों को अब तक रिश्वत देकर खरीदा जा चुका था। 7 अगस्त 1839 को काबुल पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ और उन्होंने फौरन गद्दी पर शाह शुजा को बिठा दिया। पर शाह शुजा को अफगानिस्तान की जनता घृणा की दृष्टि से देखती थी, खासकर इसलिए कि वह विदेशी संगीनों का सहारा लेकर फिर से शासक बना था। अनेक अफगान कबीलों ने विद्रोह कर दिया। फिर एकाएक 2 नवंबर 1841 को काबुल में विद्रोह छिड़ गया और हट्ट-कट्टे अफगान ब्रिटिश सेनाओं पर टूट पड़े। अंग्रेजों ने
मजबूर होकर 11 दिसंबर 1841 को अफगान सरदारों से एक समझौता किया और बात मान ली कि वे अफगानिस्तान से चले जाएंगे और दोस्त मोहम्मद को फिर से गद्दी पर बिठाया जाएगा। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब अंग्रेज अफगानिस्तान छोड़ रहे थे, पूरे रास्ते भर उन पर जगह जगह हमले हुए। 16,000 सैनिकों में से केवल एक ही जिंदा सीमा तक पहुंचा और अनेक जीवित रहे। पर युद्धबंदी बनकर इस तरह अंग्रेजों का अफगान अभियान बुरी तरह असफल रहा। अब ब्रिटिश भारत की सरकार ने एक नए अभियान की तैयारी की। 16 दिसंबर 1842 को उन्होंने दोबारा काबुल पर अधिकार कर लिया, पर उन्होंने पिछले अनुभव से अच्छी तरह सबक लिया था। हाल की हार और अपमान का बदला ले चुकने के बाद उन्होंने दोस्त मोहम्मद से समझौता कर लिया तथा काबुल को खाली करके उन्होंने दोस्त मोहम्मद को अफगानिस्तान का स्वतंत्र शासक मान लिया। प्रथम अफगान युद्ध में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आया था तथा लगभग 20,000 सैनिक मारे गए थे। अंग्रेजों ने अब अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल न देने की नीति अपनाई। 1860 के दशक में क्रीमियाई युद्ध में हारने के बाद जब रूस ने मध्य एशिया पर ध्यान देना आरंभ किया, तो अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को एक तटस्थ देश के रूप में मजबूत बनाने की नीति अपनाई। उन्होंने काबुल के अमीर को अपने अंदरूनी दुश्मनों पर काबू पाने तथा विदेशी शत्रुओं से अपनी स्वाधीनता बनाए रखने में हर तरह की सहायता दी। इस तरह हस्तक्षेप न करने तथा कभी कभी सहायता देने की नीति अपनाकर उन्होंने अमीर को रूस के साथ हाथ मिलाने से रोके रखा। 1870 के बाद पूरी दुनिया में साम्राज्यवाद का पुनरुत्थान हुआ। अंग्रेजों और रूस की शत्रुता भी बढ़ी। अब एक बार फिर ब्रिटिश राजनेताओं ने अफगानिस्तान को अपने प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण में लाने की बात सोची, ताकि वे मध्य एशिया में ब्रिटिश के प्रसार के लिए एक आधार का काम दे सके। अफगान फाफक शेर अली अब ब्रिटेन की शर्तें लादने के लिए उन्होंने 1878 में अफगानिस्तान पर एक और हमला किया। इसे ही दूसरा अफगान युद्ध कहा जाता है। मई 1879 यानी 1879 में शांति स्थापित हुई, जब शेर अली के बेटे याकूब खान ने गंदमक की संधि पर हस्ताक्षर किया। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को अब सब कुछ मिल गया जो वे चाहते थे। उन्हें कुछ सीमावर्ती जिले मिल गए, काबुल में एक रेजिडेंट रखने का अधिकार मिल गया और अफगानिस्तान की विदेश नीति पर उनका नियंत्रण स्थापित हो गया। अंग्रेजों की सफलता बहुत समय तक बनी नहीं रही, क्योंकि अफगानों के राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट पहुंची थी। इसलिए अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए वे एक बार फिर उठ खड़े हुए। विद्रोही अफगान सैनिकों ने 3 दिसंबर 1879 को ब्रिटिश रेजिडेंट मेजर केवन्यारी तथा उसके सैनिक के अंगरक्षण पर हमला करके उन्हें मार डाला। अफगानिस्तान पर अंग्रेजों ने एक बार फिर हमला करके उस पर अधिकार कर लिया, पर अफगान अपनी बात स्पष्ट कर चुके थे। अंग्रेजों ने एक बार अपनी नीति बदली तथा एक मजबूत और दोस्त अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल न देने की पुरानी नीति अपनाई। दोस्त मोहम्मद के पोते अब्दुल रहमान को अफगानिस्तान का नया शासक स्वीकार किया। अब्दुल रहमान ने भी ब्रिटेन को छोड़कर किसी और शक्ति से राजनीतिक संबंध न रखने की बात मान ली। इस तरह अफगानिस्तान के अमीर का अपनी विदेशी नीति पर नियंत्रण नहीं रहा और इस सीमा तक वह एक पराधीन शासक बन गया, पर साथ ही अपने देश के अंदरूनी मामलों पर उसका पूरा अधिकार बना रहा। प्रथम विश्व युद्ध तथा 1917 की रूसी क्रांति ने ओंगल अफगान संबंधों को एक नया मोड़ दिया।
अफगान अब ब्रिटिश नियंत्रण से पूर्ण स्वाधीनता की मांग करने लगे। हबीबुल्लाह जो 1901 में अबुर रहमान के बाद अमीर बना था कि 20 फरवरी 1919 को हत्या कर दी गई। इसके बाद उसके बेटे अमानुल्लाह जो नया अमीर बना ने ब्रिटिश भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 1921 में शांति स्थापित हुई और एक संधि के द्वारा अफगानिस्तान को अपने विदेशी मामलों में अपनी स्वाधीनता वापस मिल गई। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम चैप्टर 8 ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव को पढ़ेंगे। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।